आप सभी को गुड मॉर्निंग। सारे पीएचडी में एंट्रेंस देने वाले बच्चों के लिए एक खुशखबरी है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक काम किया इस बार 4 यूनिवर्सिटी को एक साथ क्लब करके उनका जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता था एक साथ, जो सिर्फ और सिर्फ 40% सीटों के लिए होता था। याद रखिए, किसी भी जगह अगर 100 सीटें हैं तो 40% सीट जो है आरईटी के थ्रू होता है उस यूनिवर्सिटी में, और 60% सीट रेट एग्जाम्प्टेड होता है। तो एनटीए ने नोटिफिकेशन स्टार्ट किया है। 9 अगस्त को ये पब्लिक नोटिस आई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सारे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, वो खासकर जो 4 यूनिवर्सिटीज को क्लब करके, उस 4 यूनिवर्सिटीज में आप देख सकते हो डीयू है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये चारों यूनिवर्सिटियों का एग्जाम एक साथ होने जा रहा है। आपको मेन सूचना बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और ये 8 सितंबर तक रहेगा, जो आप देख सकते हो पब्लिक नोटिस में। दूसरी चीज कि सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ द फीस का भी लास्ट डेट जो है 11:50 PM तक 8 सितंबर को। फिर करेक्शंस भी बाय डिफॉल्ट करेक्शन दिया हुआ रहता है कि अगर इन केस, लेकिन आप करेक्शंस पर उतना ध्यान मत दीजिएगा, अपनी चीज़ों को ऑनेस्टली फील करिएगा। और ये चीज़ जो है, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपको मिलता है कि 11 सितंबर तक आप ये कर सकते हो, कुछ करेक्शन करना हो तो। फिर आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड, इन सभी के डेट अभी डिस्क्लोज नहीं है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन डिस्क्लोज नहीं है। ड्यूरेशन दिया हुआ है कि 3 घंटे का में एग्जाम्स होंगे, और सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन भी अभी डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेजेस जो होगा। और आप सभी को एक चीज, बहुत बेसिक चीज है, वो ध्यान रखिए कि आप सभी को ये वेबसाइट ध्यान रखना होगा, phd-entrance.samarth.ac.in। यही वेबसाइट है जिस पर आप अपने पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इन 4 यूनिवर्सिटियों में एडमिशन हेतु। और खास करके तब ध्यान रखने की जरूरत है जब कई बार कई लोग जो हैं कई जगहों पे, जैसे सरकारी रिजल्ट.com और तमाम जगहों पे, ठीक है, क्लिक करते हैं, अगर नहीं खुलता है तो कम से कम ये मेन चीज हमेशा याद रखिए, phd-entrance.samarth.ac.in ये वेबसाइट है जहां पर आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मुख्य चीज अब बताने जा रहा हूं, डीयू, जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू। याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो रेट एग्जाम्प्टेड सिर्फ और सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए देती है। ये याद रखिए, जितने भी लोग नेट जेआरएफ हैं उनको छोड़कर रेट एग्जाम्प्टेड फॉर्मेट में, यानी इस फॉर्म को बिना भरे वो जेएनयू में एडमिशन नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ नेट जेआरएफ ही ले सकते हैं। दूसरी चीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो अपने नेट रेट, यानी जो लोग नेट क्वालिफाई हैं उनको भी अलाउ करते हैं, नेट जेआरएफ वालों को भी यहाँ पे रेट एग्जाम्प्टेड फॉर्मेट में अलाउ किया जाता था, ठीक है। अब चूंकि जेएनयू के लिए ये कंडीशन है, लेकिन इन 3 यूनिवर्सिटियों के लिए ये बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और बीएचयू और डीयू, इन लोगों ने रेट के, इसमें नेट जेआरएफ और नेट दोनों एग्जाम्प्टेड हैं। याद रखिएगा कि डीयू, बीएचयू और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटियां हैं जो एग्जाम्प्टेड किसको किसको किया हुआ है, नेट जेआरएफ को और प्लस नेट को। इन दोनों के लिए यहां पर अलाउ है कि आप रेट एग्जाम्प्टेड फॉर्मेट, ठीक है, के थ्रू आप पीएचडी के लिए ये कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो रेट के थ्रू जो एडमिशन लेने वाले हैं, जो 40% सीट, ठीक है, 40%, याद रखिए 40% सीट इसके थ्रू भरी जाएंगी, पीएचडी की सीट, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि 60% सीट रेट एग्जाम्प्टेड के थ्रू भरी जाती हैं
और 40% सीट जिस एग्जामिनेशन के एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भरी जाएंगी, उस एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन है ये। आगे बढ़ते हैं। तो हम जब इस वेबसाइट को खोलते हैं तो आप देखिए यहां पर आपको ये फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है, जिसमें एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। हम इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आते हैं ताकि हम बता सकें कि क्या फॉर्मेट होगा। यहां देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे आप इसको खोलेंगे तो आपको मिलेगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, लिस्ट ऑफ द प्रपोज्ड सब्जेक्ट, ठीक है, एलिजिबिलिटी, फिर कब कब क्या क्या चीजें होनी है, ये चीजें मिलेंगी। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो कृपया ये ध्यान रखें कि टेस्ट जो है सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ठीक है, इस कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में। आगे बढ़ते हैं। आते हैं इस फीस पे। फीस स्ट्रक्चर आप देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपये देने होंगे, ठीक है, एप्लीकेशन फी 1200 रुपया नियत रखा हुआ है। ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 रखा हुआ है। एससी, एसटी और थर्ड जेंडर, देखिए थर्ड जेंडर को भी उसी तरीके से उसी प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद है कि वो लोग भी अपने एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा उनका रोल बढ़े, तो उनके लिए 1000 है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 1000। और आप याद रखिए कि एक्स्ट्रा जो आपको सब्जेक्ट, जैसे कई बार आप ये ध्यान रखिएगा कि आप सेकंड पेपर में, जो सेकंड पेपर है उसमें 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हैं। याद रखिएगा इन 3 सब्जेक्ट में से ध्यान रहे कि 2 का कॉमन डेट ना हो, कॉमन डेट पर इनका एग्जाम ना हो, ठीक है, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। तो आप 3 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स यू कैन ऑप्ट फॉर द सेकेंड पेपर, जिसकी फीस जो एडिशनल टेस्ट पेपर फीस है वो 800 है। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 700, एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए 700 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 700। और an applicant can apply for the one test paper by paying the application 1200, और उसी को डिस्क्राइब किया हुआ है, इसी चीज को एक प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जो एग्जामिनेशन होगा, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है 3 आवर्स, 2 शिफ्ट होंगी, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, ठीक है। आगे इंफॉर्मेशन लेते हैं। आप इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली पढ़िएगा क्योंकि हम ओवरलुक दे रहे हैं, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा सिंसियरली इस नोटिफिकेशंस को पढ़कर, ठीक है, किन किन बेसिक चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है उसको हम बता रहे हैं। सीटीज आप अपने हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं। यहां देखिए लिस्ट ऑफ द प्रपोज सब्जेक्ट फॉर द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि सबके टेस्ट पेपर कोड हैं, और सारे के टेस्ट पेपर कोड्स को अच्छे से ध्यान की, आप लॉ में हो, चाइनीज स्टडी में हो और साउथ एशियन स्टडीज में, सबको मेहनत से तैयार किया गया है। तो इनको हमें वैल्यू देकर, क्योंकि एनटीए भी की पूरी एजेंसी काफी मेहनत करके इन चीजों को बनाती है कि आप क्या क्या ध्यान रखें। तो एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे जो टेस्ट पेपर्स है क्वेश्चंस मैक्सिमम 50 होंगे, ठीक है। आपको हम बता दें इंफॉर्मेशन के तौर पर, इंफॉर्मेशन के तौर पर 2 सेक्शन होगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। याद रखिए ये कॉमन होगा, जो रिसर्च मैथोलॉजी पूछा जाएगा, ठीक है, रिसर्च मैथोलॉजी, और ये आपका पेपर
बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उस पर। इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, याद रखिए, और इसमें भी 50 क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग जो होगी ये सभी 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है, ये भी 4 मार्क्स इच, ये भी इच। निगेटिव -1 है, ये याद रखिए, यहां भी, और -1 यहां भी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 पेपर्स जो होंगे उसमें पहला पेपर रिसर्च मैथोलॉजी का होगा, जिसमें 50 नंबर के होंगे, 4-4 मार्क्स से टोटल 200 मार्क्स के होंगे, और उसमें निगेटिव 1/4 है, यानी -1। सेम उसी तरीके से सेक्शन 2 पेपर्स जो से दूसरे पेपर होंगे, जो आपका अपना सब्जेक्ट होगा, उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के, और -1 निगेटिव मार्किंग है। हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया जाए। आपको ये बहुत सिलसिलेवार ढंग से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कोड को, और लिस्ट ऑफ द पीएचडी कोर्सेज टू बी टेस्टेड अंडर मल्टीपल टेस्ट पेपर कोर्स। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मल्टीपल फॉर्मेट पे हैं, तो ये यहाँ पर मेंशन्ड हैं, ठीक है, इनको प्रॉपर्ली देखने की जरूरत है। मार्किंग स्कीम जो बताया वो सारी चीजें यहाँ दी हुई हैं, ठीक है। सिलेबस, सिलेबस जो दिया हुआ है, ऑलमोस्ट हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। दूसरी शिफ्ट का देखिए, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, ठीक है। तो जो टाइम टेबल्स इन लोगों ने बनाया है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का, चूंकि एक पहली बार मास लेवल पे ये टेस्ट हो रहा है, तो ये कंडक्ट कराना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इन लोगों ने किया क्या है कि डिवाइड कर दिया है, ठीक है, कि शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में, ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3। तो जिस हिसाब से भी है सब्जेक्ट, आप अपनी चीजों को अच्छे से देखेंगे। जो एज लिमिट है एज सच, इसके लिए कोई खास एज लिमिट नहीं रखा हुआ है। फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज थ्रू द पीएचडी, ठीक है, इन दीज 4 यूनिवर्सिटी, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग कोटा, कैटेगरी, रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशंस, subject combination preferences etc of the respective university shall be applicable, or as the eligibility criteria for the admission may be unique for the every university। तो देखिए, ये एजेंसी एग्जाम लेकर, ठीक है, आपके रिजल्ट को यूनिवर्सिटी को सौंप देगी, याद रखिएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो अपना नियम है वो लागू होगा उन सारे के सारे पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियों का अपना डिस्क्रिप्शनरी राइट है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक अपना अलग नियम है, जेएनयू का एक अलग नियम है, डीयू का एक अलग नियम है, और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का एक अलग नियम है। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए जो सबसे प्राइमा फेसिया पे जो एंट्रेंस होता था, उसको इन लोगों ने सॉर्ट आउट किया है कि एक प्लेटफॉर्म पे हम टेस्ट देकर बच्चों की अनिवार्य जो बाध्यता रहती थी कि हर जगह तीनों का, चारों का अलग अलग एग्जाम देने जाना, उन चीजों को इन्होंने सॉर्ट आउट किया है। हम आगे बढ़े तो रिजर्वेशन अप्लीकेबल होगा, जैसे जिस तरीके से हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं उस हिसाब से सारी चीजें हैं, इसमें कोई ज्यादा फेरबदल नहीं है। और इंफॉर्मेशंस को अच्छे से पढ़ लेने की जरूरत है। एडमिट कार्ड टाइमली आएगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे जैसे जब भी, जैसे मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, सीबीटी है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है 3 आवर्स के होंगे, पहले शिफ्ट में भी, दूसरे शिफ्ट में भी। और आप देखिए, जैसे यहाँ पे है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एनटीए ने, क्योंकि सभी को प्रोविजनल आंसर शीट जब वो रिलीज करते हैं, तो एनटीए 200 रुपीज पर क्वेश्चन चैलेंजिंग फीस रखी हुई है, जो नॉन रिफंडेबल होता है। तो ये चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन के बाद, और वो लिखा भी हुआ है कि ये चीज़ें जो हैं डिस्प्लेड विद इन 2 और 3 डेज हो जाती हैं। इसके बाद आप देखो कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पहले भी कहा है मैंने कि ढंग से पढ़ने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है तब जब चीज़ें इतनी ज़्यादा फॉर्मेट में व्यवस्थित हो, ताकि गलती ना हो। कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। और ये सर्टिफिकेट है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए जो है
आपको ये करना होता है प्रॉपर, ठीक है, डायग्नोस्टिक, और तब जाकर जो है, ठीक है, कंसर्न अथॉरिटी के लिए अपने पास रखना होता है, ताकि आप एडमिशन प्रोसेस में आपको दिक्कत ना हो। ये है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड द सिटी सेंटर फॉर द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। अपने हिसाब से आप ये कर सकते हो कि जितने भी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ के, उनके कंसर्न सिटी में जहाँ पे वो अवेलेबिलिटी के फॉर्मेट पे सेंटर डिसलोकेट मतलब लोकेट किया है, उस सेंटर कोड को अच्छे से प्रॉपरली भरिएगा, ताकि आपको सहूलियत हमेशा बनी रहे। और फिर कहूँगा कि एक अच्छे से इंफॉर्मेशन ब्रोचर्स को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 3-4 चीज़ें, जैसे जब आप पेमेंट करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पेमेंट आप उसी अपने अपने बहुत जान पहचान या खुद के अकाउंट से करें, ताकि अगर कोई चीज़ रिवर्ट होती है तो आपके उसी अकाउंट में पैसे आएँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर इन केस कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं तो यहाँ पे बाकायदा दिया हुआ है, और आप एक डायरी मेंटेन करें, जिस डायरी में आप बाकायदा लिखें कि जब कोई फॉर्म भरते हैं आप, तो किन किन लोग, कौन कौन लोग हैं जिनको जो कंसर्न है इस पर्टिकुलर फॉर्म के पेमेंट को लेकर, ताकि हम एट द नीड ऑफ आवर हम उस लोगों को कांटेक्ट कर सकें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ HDFC बैंक है, SBI है, तो इन लोगों के मेल आईडी और कांटेक्ट नंबर आप हमेशा रखें, ताकि आप मैसेज कर सकें, मेल कर सकें किसी भी समस्या में। ये गाइडलाइंस है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, ठीक है। आप गाइडलाइन देखना कि प्रॉपरली कि किस तरीके से हमें आंसर करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अपने लिए मतलब रेंडमली भी अगर आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके फेवर में हो, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन आप प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि एक सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 फिर से आपको लिख दें, प्रिपरेशन सेक्शन 1 सेक्शन 2। ध्यान रखिए, सेक्शन 1 है रिसर्च मैथोलॉजी, और ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें भी 50 क्वेश्चंस, इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तैयारी किस तरह करनी है, आप याद रखिए NTA ही नेट का एग्जाम कई बरसों से ले रही है, तो जो लोग भी नेट की तैयारी करते हैं, ठीक है, वो हमेशा याद रखें कि रिसर्च मैथोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हैं उन पे कॉन्सेंट्रेट करके उनको सॉल्व करें, ठीक है। दूसरी चीज़ कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में भी लंबे समय से NTA ने एग्जाम ले रखा है, तो आपको अल्टीमेटली जो लोग नेट की तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नेट की तैयारी छोड़ दें, याद रखिए नेट की तैयारी का ही फल इसमें भी मिलने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एग्जाम NTA ले रही है, तो उनका एटीट्यूड सेम रहेगा जो हर बार नेट के एग्जाम में होता है। तो चूंकि अब आप ये मत मान के चलिए कि जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे CUET NTA के द्वारा हो रहा है, वो ऐसा नहीं है कि हल्का होगा या बहुत डीफर होगा, नहीं। आप ये मानकर चलिए कि एक एजेंसी है तो उनका एटीट्यूड सेम रहेगा क्वेश्चंस फ्रेमवर्क में, और आप हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि 50 और 50 में अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कितना कट ऑफ है, लेकिन पहले भी बता रखा है कि 200 मार्क्स के ये भी होंगे, 200 मार्क्स के ये भी होंगे, तो मैक्सिमम जितना आप अचीव कर सकें वो आपकी सफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सभी से निवेदन है कि आप जब भी तैयारी करना शुरू करें, पहले फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप डायरी मेंटेन करो। डायरी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि कब किस स्थिति में हम अपनी तैयारी को एक नया रूप दें, ताकि फिर, क्योंकि इसके बाद फिर से नेट एग्जाम होगा, ठीक है, फिर से RET होगा, तो कई जो भी कंपटीटर्स हैं, ठीक है, वो तो कम होने वाले नहीं। तो बहुत अच्छे से अपने पहल को
एक नया स्वरूप देने के लिए आप तैयार हो जाएं। आप सभी को विश यू ऑल दी बेस्ट।